हेलो एवरीवन, मेरा नाम है डॉक्टर चरणजीत कौर एंड सो सॉरी फॉर बीइंग सो लेट इन अपलोडिंग दिस वीडियो। अब मेरे कुछ पर्सनल काम और कुछ न कुछ तबीयत के इश्यूज़ के कारण कुछ क्लासेस में नहीं ले पाई, बट अभी मैं आपको डेली कुछ बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के माध्यम से आपको डिटेल में चीज़ें बताऊँगी। ठीक है, आज का हमारा टॉपिक है माइक्रोस्कोपिक टेक्निक्स। ठीक है, माइक्रोस्कोपिक टेक्निक्स के हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। एंड आई गेस आप लोगों को जहाँ पर भी कोई भी अगर जो आपको दिक्कत हो रही है तो प्लीज़ आप मुझे ज़रूर से बताइएगा। ठीक है, ये सारे मेरे क्वालिफिकेशंस के बारे में है। एनीवेज, कमिंग टू द फर्स्ट क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन हमारा कह रहा है प्रोटीन्स इन सेल्स कैन बी विजुअलाइज्ड बाय द फॉलोइंग मैथड। प्रोटीन्स सेल्स के अंदर प्रोटीन को आप इनमें से कुछ तरीकों से विजुअलाइज कर सकते हैं। ठीक है, विजुअलाइज मतलब देख सकते हैं। तो पहला लिखा हुआ है एक्सप्रेस द जीन coding for the set protein as the fusion with green fluorescence protein GFP and directly visualize under a fluorescence microscope। पहला मेथड है कि आप किसी जीन को, जिस भी प्रोटीन को कोड करने वाला जीन है यानी कि डीएनए है, उसको आप जीएफपी के साथ टैग कर दीजिए, फ्यूज़ कर दीजिए, फिर उसको फ्लोरेसेंस माइक्रोस्कोप के अंदर आप चेक करके देख सकते हैं। क्या ये मेथड हो सकता है? भाई, जैसे ही वो डीएनए एक्सप्रेस करेगा और प्रोटीन बनाएगा, साथ में ग्रीन फ्लोरेसेंट प्रोटीन भी बनेगी। तो जहाँ जहाँ ग्रीन फ्लोरेसेंट प्रोटीन बनेगी, जीएफपी बनेगी, वहाँ वहाँ हम कह सकते हैं हमारी वाली प्रोटीन भी है। तो क्या हम इस तरीके से देख सकते हैं? जी, लगता तो है। अगला पार्ट कह रहा है एक्सप्रेस द जीन कोडिंग फॉर द सेट प्रोटीन एज अ फ्यूजन विद बीटा गैलेक्टोसाइडेज जीन एंड डायरेक्टली विजुअलाइज अंडर अ फेज कंट्रास्ट ब्राइट फील्ड माइक्रोस्कोप। अगर हम अपनी उसी सेम तरीके से जैसे जीएफपी था, जीएफपी की जगह आप बीटा गैलेक्टोसाइडेज जीन को आपने आपके प्रोटीन के जीन के साथ फ्यूज़ कर दिया है, तो जब आपका प्रोटीन बनेगा बीटा गैलेक्टोसाइडेज जीन भी बनाएगा और उसकी वजह से आपको एक कलर कंट्रास्ट नज़र आएगा, जो कि बहुत ही सिंपल सी कनेक्शन होती है। जैसे हम जीन क्लोनिंग करते हैं तो बीटा गैलेक्टोसाइडेज जीन आपका क्या करता है, अगर ये बना हुआ है तो ब्लू कलर का कंपाउंड देता है अगर हम एक्सगॉल पे सेल को ग्रो कराते हैं। सो सेम वे अगर हम एक्सगॉल यहाँ पर सेल्स को प्रोवाइड कराएंगे तो वो उसको कट करके ब्लू कलर का कंपाउंड देगा। अब जहाँ जहाँ पर ब्लू कलर आएगा वहाँ वहाँ पर सेल में जीन एक्सप्रेस हो रहा होगा, बीटा गैलेक्टोसाइडेज का जीन एक्सप्रेस हो रहा होगा, यानी कि हमारी प्रोटीन भी एक्सप्रेस हो रही होगी। क्योंकि ये विजुअलाइज हो सकता है ऐसे ही, इसलिए आप ब्राइट फील्ड फेस कंट्रास्ट माइक्रोस्कोप से देख सकते हैं, ये भी सही है। अगला आता है ओवर एक्सप्रेस द प्रोटीन एंड डायरेक्टली विजुअलाइज इट अंडर अ स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। देखिए, स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप क्या करता है, किसी भी चीज़ को अगर हम ऊपर से स्कैन करना चाहते हैं कि भाई इसकी सरफेस पे कोई पार्ट है, कुछ इस तरीके के स्ट्रक्चर हो सकते हैं, कुछ इस प्रकार के स्ट्रक्चर हो सकते हैं, कुछ धसे हुए पार्ट हो सकते हैं, इन सब को स्टडी करने के लिए आप स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप देखते हो। ये सेल के अंदर क्या हो रहा है वो चेक नहीं करता, तो हम सेल के अंदर इस पार्ट को नहीं देख सकते। ए हमारा सही था, यहाँ पर भी है, लेकिन ए ओनली नहीं हो सकता, ए एंड बी हमारा यहाँ पर है, सी हमारा रॉन्ग है, डी को और देख लेते हैं। अ फ्लोरेसेंस टैग्ड एंटीबॉडी रेज्ड अगेंस्ट द सेट प्रोटीन कुड बी यूज फॉर विजुअलाइजेशन इन द फ्लोरेसेंस माइक्रोस्कोप। अगर आप फ्लोरेसेंस टैग्ड एंटीबॉडी को यूज़ करते हैं उस प्रोटीन के अगेंस्ट, तब वो फ्लोरेसेंस माइक्रोस्कोप के अंदर देख सकते हैं। तो देखिए, अगर हम बात करें यहाँ पे लिविंग सेल्स में, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, लिविंग सेल्स के अंदर, तो जब भी हम एंटीबॉडी का यूज़ करेंगे लिविंग सेल्स में, एंटीबॉडी का अगर आप यूज़ करोगे तो आपको क्या करना पड़ेगा, सेल्स को ट्रैप करना पड़ेगा, सेल्स को मारना पड़ेगा कहीं ना कहीं। सेम स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के साथ भी है। तो फ्लोरेसेंस हम यहाँ पर नहीं चेक कर सकते, जो फ्लोरेसेंस सेल के अंदर है उसको तो हम फ्लोरेसेंस माइक्रोस्कोपी से देख सकते हैं, लेकिन अगर हम किसी एंटीबॉडी को टैग करेंगे तो हमें एंटीबॉडी को पहले उस प्रोटीन के साथ बाइंड कराना पड़ेगा, और बाइंड कराने के लिए ज़रूरी है कि हमारी वो सेल्स को पहले ट्रैप किया जाए, या वी कैन से सेल को फिक्स किया जाए। फिक्सेशन का मतलब होता है सेल की डेथ, तो डी भी पॉसिबल नहीं है, आंसर हो गया बी। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर आते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा CSIR दिसंबर 2012 का है। ये क्वेश्चन कह रहा है द मूवमेंट ऑफ अ सिंगल सेल वॉज रिक्वायर्ड टू बी continually monitored during development।
किसी सिंगल सेल की मूवमेंट को रेगुलरली डेवलपमेंट के दौरान मॉनिटर करना बहुत ज़रूरी है। दिस सेल वॉज मार्क्ड विद अ रिपोर्टर जीन। सेल जो है वो रिपोर्टर जीन से मार्क की गई है। तब हम उसके लिए क्या यूज़ करेंगे? देखिए, अगर आपसे पूछा जाता है कि लिविंग सेल्स को हम कैसे देखते हैं, तो लिविंग सेल्स के लिए हम जनरली बहुत ही आराम से यूज़ कर लेते हैं फेज कंट्रास्ट माइक्रोस्कोपी। ठीक है, फेज कंट्रास्ट। लेकिन यहाँ पर आपको एक हिंट दिया हुआ है, यहाँ पर दिया है रिपोर्टर जीन। यहाँ रिपोर्टर का मतलब है आपने फ्लोरेसेंस मार्कर ऐड किया हुआ है। ठीक है, फ्लोरेसेंस मार्कर जब आप ऐड कर लेते हो, फ्लोरेसेंस मार्कर इन द सेंस यहाँ पे जैसे GFP हो सकता है, RFP हो सकता है, GFP हो सकता है, RFP हो सकता है, और कोई भी हो सकता है, CYP हो सकता है। इन सब प्रोटीन की वजह से आप उसकी लिविंग ऑर्गेनिज्म में क्या चल रहा है वो चेक कर सकते हो। सो आंसर शुड बी फ्लोरेसेंस। ब्राइट फील्ड में तो हम लिविंग देख ही नहीं सकते क्योंकि हमें स्टेन करना पड़ेगा, उसके लिए फिक्स करना होता है। ये आपकी डेड सेल्स को ही स्टडी करता है। क्यों? क्योंकि ये एक तरीके का टेम का ही टाइप है। टेम सेम ये इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी का एक टाइप है। फेस कंट्रास्ट के लिए आपको किसी भी स्टेन की ज़रूरत नहीं है। सो नो रिपोर्टर जीन इज़ रिक्वायर्ड फॉर दिस। अगर हमने रिपोर्टर जीन लिया है मतलब हम फ्लोरेसेंस से काम करेंगे। अगले क्वेश्चन पर हम आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कोलोकेलाइजेशन। अब देखिए 2-3 हिंट है आपके लिए, बहुत सिंपल से, आप खुद आंसर कर लोगे आराम से। कोलोकेलाइजेशन ऑफ 2 फ्लोरेसेंसली लेबल्ड प्रोटीन्स इन एन ऑर्गेनेल इन द सेल इज यूजुअली विजुअलाइज्ड बाय। जब भी हम कोलोकेलाइजेशन करते हैं यानी कि हम 2 प्रोटीन को या 2 चीज़ों को चेक करना चाहते हैं सेम लोकेशन पर, तो हम कैसे देखेंगे? तब हमें एक बहुत ही अच्छी हाई रेजोल्यूशन की फ्लोरेसेंट माइक्रोस्कोपी की ज़रूरत होती है। इंटरफेरेंस कंट्रास्ट माइक्रोस्कोपी इज़ अ टाइप ऑफ लाइट माइक्रोस्कोपी जिसमें हम किसी भी फ्लोरेसेंस का यूज़ नहीं करते। फ्लोरेसेंस यहाँ पर यूज़ नहीं होता। तो ये तो हो गया आपका रॉन्ग, कोई फ्लोरेसेंस यूज़ नहीं होता, रॉन्ग हो गया। स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन में अगेन ना तो कोई फ्लोरेसेंस लेबल यूज़ होता है, ना ही किसी ऑर्गेनेल के अंदर की बात यहाँ पर पता चलती है, ये केवल स्कैन करता है, ये भी रॉन्ग है। एटॉमिक, ये आपकी कोई फ्लोरेसेंस नहीं होता है, केवल इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप है। सो आंसर बचता है कॉनफोकल। सिंपल सा लर्न करने का तरीका है कोलोकेलाइजेशन कॉनफोकल। ठीक है, जब भी कोलोकेलाइजेशन रहेगा आपका कॉनफोकल आंसर बनेगा ही बनेगा। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप्स हैव मच हायर रेजोल्यूशन देन एनी टाइप ऑफ लाइट माइक्रोस्कोप बिकॉज। क्यों इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की हायर रेजोल्यूशन होती है किसी भी अन्य माइक्रोस्कोप के मुकाबले? क्योंकि नंबर 1 उनका हायर मैग्नीफिकेशन होता है। सो मैग्नीफिकेशन का मतलब होता है जस्ट जूम करना, और जूम करने पर पिक्सेल्स फैल जाते हैं। यहाँ पर हायर रेजोल्यूशन का मतलब होता है कि आप इतना उसको जूम करें कि उसका जो पिक्सेल्स हैं वो मेंटेन रहें, यानी कि हमारी पिक्चर की क्वालिटी बहुत ही ज़्यादा शानदार हो, वो फैले नहीं। ये जस्ट जूमिंग का ऑप्शन है, तो ये आपका आंसर नहीं हो सकता। द लेंसेज यूज्ड आर ऑफ मच हाई क्वालिटी। यहाँ पर जो लेंसेज होते हैं वो होते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक लेंसेज, और वो जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक लेंसेज हैं वो आपको कहाँ से मिलते हैं? वो इलेक्ट्रॉन बीम से मिलते हैं। ओके, ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक लेंसेज होते हैं जो कि इलेक्ट्रॉन बीम से आते हैं। ओके, यहाँ पर हम हाई क्वालिटी के लेंसेज नहीं यूज़ कर रहे। वेरी शॉर्ट वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन, करेक्ट। वेरी शॉर्ट वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये बिल्कुल सही बात है। जितना ज़्यादा इलेक्ट्रॉन की वेवलेंथ होगी उतना कम रिजोल्यूशन होगा, जितना कम वेवलेंथ होगी उतना ज़्यादा रिजोल्यूशन होगा। द इमेजेस आर व्यूड ऑन स्क्रीन रादर देन डायरेक्टली यूजिंग। ऐसा हम किसी से भी कर सकते हैं, बस कैमरा आप अटैच कर दीजिए, कैमरा अटैच करके आप किसी भी माइक्रोस्कोप से आप उसको इमेज में देख सकते हैं। सो इट इज़ नॉट ऑप्शन, ये बिल्कुल भी गलत है। ठीक है, एनी माइक्रोस्कोप कैन यूज़ द कैमरा एंड देन यू कैन गेट द पिक्चर ऑन द स्क्रीन। अब ये एक फॉर्मूला है, इसको आप याद कर लीजिए। इनके अलावा भी एक और हम कहते हैं D इज इक्वल टू 1.22 लैम्डा डिवाइडेड बाई 2n साइन एल्फा, सॉरी, या फिर 2n साइन एल्फा या साइन 2 थीटा, इस तरीके से होता है। सो द मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी ऑफ एनी माइक्रोस्कोप इज इट्स रेजोल्यूशन। रेजोल्यूशन क्या चीज़ है? जैसे कि अगर हमारे 2 ऑब्जेक्ट्स हैं, एक दूसरे से बहुत क्लोज हैं, 2 नियरेस्ट ऑब्जेक्ट्स की
सबसे कम डिस्टेंस उसका हाई रेजोल्यूशन बताता है. सो डिस्टेंस, वी कैन से डिस्टेंस बिटवीन टू नियरेस्ट ऑब्जेक्ट, टू नियरेस्ट पॉइंट्स, जो क्लोजेस्ट डिस्टेंस, द क्लोजेस्ट डिस्टेंस, जो सबसे क्लोजेस्ट डिस्टेंस है बिटवीन टू नियरेस्ट पॉइंट्स दैट मेक देम आइडेंटिफाई. मतलब हम दो चीज़ों को अलग अलग आइडेंटिफाई कर सकते हैं जबकि दोनों एक दूसरे के बहुत क्लोज हैं. तब भी हम ये नहीं कहें कि ये दो पॉइंट्स एकदम एक दूसरे के क्लोज हैं. जैसे ये दो पॉइंट्स हैं, अभी हमें नहीं समझ में आ रहा है, मान लेते हैं. अभी मैं इसको अगर और बनाऊं ऐसे, ये दो पॉइंट्स हैं और अगर हम किसी कारण से, किसी भी वजह से इन दोनों को अलग अलग बताएं तो जितनी कम आपकी डिस्टेंस निकलेगी उतना ज़्यादा रेजोल्यूशन होगा. कम डिस्टेंस का मतलब अगर डी रेजोल्यूशन है तो लैम्डा के ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आ रहा है, यानी लैम्डा अगर हाई रहेगा तो रेजोल्यूशन हाई रहेगा, मतलब उस माइक्रोस्कोप की रेजोल्यूशन बहुत ही कम होगी. क्यों कम? रिजॉल्विंग पावर कम होगी क्योंकि इसका रेजोल्यूशन बहुत ज़्यादा है. So when D is minimum distance, D is the minimum distance between two distinguishable objects and lambda is the wavelength of incident light, alpha is the angular aperture and n is the refractive index. n refractive index है. refractive index मतलब कि वो इसमें क्या होता है, आपको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का मतलब होता है एंगल आपका किसी भी रीजन से, किसी भी मीडियम से, मान लीजिए ये आपका ग्लास है, यहाँ से लाइट आ रही है, पास हो रही है, फिर वो यहाँ कहीं जाके डेविएट हो जाती है अपने रास्ते से, फिर वो आगे जाती है. क्यों हो रही है? क्योंकि यहाँ पे एयर थी, यहाँ पे एयर थी, बट ये वाला रीजन ग्लास था. तो क्या होता है कि हमारी जो लाइट है वो अगर एक लाइट मीडियम से डेंस मीडियम में आती है तो अपने पाथ से डेविएट हो जाती है. ठीक है, वैसे ही डेंस से अगर वो फिर से लाइट में जाती है तो फिर डेविएट हो जाती है. राइट. ये ऐसा क्यों होता है? क्योंकि दोनों मीडियम के जो एंगल्स होते हैं वो अलग होते हैं. जैसे इस एंगल पर ये आ रही है θ1 और ये इस एंगल पर यहाँ पहुँच रही है θ2. सो इन दोनों का जो रेशियो है θ1 और θ2, साइन θ1 साइन θ2, वो आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है किसी भी मटेरियल का. जनरली ग्लास का और वाटर का सेम होता है, 1.5 के आसपास रहता है. राइट. इसी तरीके से आपकी बाकी चीज़ें होती है. ऑयल का भी लगभग 1.5 के आसपास होता है. एयर का होता है 1. नाउ व्हाट गिवन बिलो आर सेवरल सजेशंस टू इम्प्रूव द रेजोल्यूशन ऑफ माइक्रोस्कोप. इनके माइक्रोस्कोप के रेजोल्यूशन को हम कैसे अच्छा कर सकते हैं, उसके लिए हमें क्या करना होगा? 3 पॉइंट्स रखने होंगे. लैम्डा हमें करना होगा शॉर्ट और साइन अल्फा हमें बढ़ाना पड़ेगा, एन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमको इंक्रीज करना पड़ेगा. सो डिक्रीज द वेवलेंथ, पहला पॉइंट यहाँ पर दिया हुआ है, डिक्रीज द वेवलेंथ. ठीक है, सॉरी. ओके. सो डिक्रीज द वेवलेंथ ऑफ द इंसिडेंट लाइट. अगर हम इस लाइट की वेवलेंथ को कम कर देंगे तो डी हमारा कम हो जाएगा. जब हमारा डी कम हो जाएगा तो जो रिजॉल्विंग पावर होगी वो बढ़ जाएगी. रिजॉल्विंग पावर विल बी इंक्रीज. रिजॉल्विंग पावर इंक्रीज हो जाएगी. यहाँ पे अगर हम डी कम कर रहे हैं तो ये बिल्कुल सही बात है. दूसरा, इंक्रीज द वेवलेंथ, अगर ये सही है तो ये वाला हो गया रॉन्ग. यूज ऑयल विच हैज हायर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, करेक्ट है. अगर हम हायर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का यूज़ करते हैं यानी कि एन इंक्रीज करते हैं तो डी हमारी इंक्रीज होगी, यानी कि डी हमारी डिक्रीज होगी. ये डिक्रीज होगी तो हमारा जो रिजॉल्विंग है वो माइक्रोस्कोप का रिजॉल्विंग कम बढ़ जाएगा. तो ये हमारा करेक्ट हो गया, ये हो गया रॉन्ग, यानी ए एंड सी करेक्ट है. ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन पे. विच वन ऑफ द फॉलोइंग माइक्रोस्कोप्स would you use to visualize a protein fused to an appropriate reporter in the living cell. जैसे ही आता है रिपोर्टर, मैंने आपको बताया था अगर लिविंग सेल की बात होती है तो दो ऑप्शंस होंगे हमेशा, एक होगा फ्लोरेसेंस और एक होगा फेस कंट्रास्ट. फेस कंट्रास्ट में आपको कोई भी स्टेन नहीं चाहिए, कोई भी रिपोर्टर नहीं होगा. अगर यहाँ रिपोर्टर लिखा है, लिविंग सेल भी है, तो फ्लोरेसेंस ऐड कर देंगे आंख बंद करके. आंसर आ गया. ये आपका डेड सेल्स को स्टडी करते हैं, यहाँ पर आपका कोई भी स्टेनिंग इस तरीके का नहीं यूज होता, तो ये सारे हो गए रॉन्ग.
अगले क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन हमारा देखिए उसी तरीके का है। पूछा गया है टू अचीव अ बेस्ट रेजोल्यूशन यूजिंग अ फ्लोरेसेंस माइक्रोस्कोप व्हाट कॉम्बिनेशन ऑफ वेवलेंथ ऑफ एमिटेड लाइट लैम्डा, refractive index and the angle 2 theta by which light enters into the microscope would be best choice for the user। हमको फॉर्मूला पता है d is equal to 1.22 lambda divided by n sin 2 theta, n sin 2 theta। 2 थीटा की वैल्यू आपको सब में दे रखी है, n की वैल्यू आपको दे रखी है, ठीक है, और लैम्डा की वैल्यू दे रखी है। हमें तीन चीज़ें पता होनी चाहिए, मैंने आपको बताया था d में लैम्डा कम होनी चाहिए पहली बात, n हाई होना चाहिए और 2 थीटा की वैल्यू हाई होना चाहिए। अब ये तीन का कॉम्बिनेशन आप देख लीजिए, जहाँ पर तीनों का बेस्ट आ रहा है वो अपना आंसर है, ठीक है। पहला ऑप्शन देखिएगा, पहले ऑप्शन में लिखा है 405, हम चेक करेंगे सबसे कम है क्या, हाँ जी ये सबसे कम ऑप्शन है, यानी पहले बी और सी को हम माइनस कर देते हैं। अब आते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पे, 1.3 एंड 1.51, ये हमारा ज़्यादा है, डी हमारा आंसर हो गया, ये हो गया रॉन्ग। दूसरी चीज़ ये भी ज़्यादा है, ये वाला कम है, तो आंसर हो गया। 3 पॉइंट सिर्फ याद रखने हैं यहाँ पे, किसी भी माइक्रोस्कोप के रेजोल्यूशन के लिए लैम्डा कम होना चाहिए, एन ज़्यादा होना चाहिए, 2 थीटा ज़्यादा होना चाहिए। आंसर आ गया अपने पास, आंसर इज डी। अगले क्वेश्चन पर बढ़े। नेक्स्ट क्वेश्चन इज सब सेल्यूलर फ्रैक्शनेशन बेस्ड एसे have been used to identify various organelles in the mammalian cells. In order to characterize such organelles in a living mammalian cells, which one of the following microscopy based method would be most accurate? आपको सेल के अंदर जो ऑर्गेनेल्स हैं उनको अलग कर दिया गया है। सब सेल्यूलर फ्रैक्शनेशन मतलब सेल के टुकड़े टुकड़े कर दिए गए हैं। अब जो उनके अंदर ऑर्गेनेल्स हैं उन ऑर्गेनेल्स को आपको कैरेक्टराइज करना है लिविंग सेल्स के अंदर। लिखा है इन अ लिविंग मैमेलियन सेल। इनमें से कौन सा आप यूज करोगे मेथड, ठीक है। पहला, यूज ऑफ फ्लोरेसेंट प्रोब स्पेसिफिक फॉर ऑर्गेनेल। अच्छा, फिर ऑर्गेनेल स्पेसिफिक प्रोब फॉलोड बाय माइक्रो इंजेक्शन ऑफ फ्लोरेसेंट एंटीबॉडीज अगेंस्ट ऑर्गेनेल स्पेसिफिक प्रोटीन। तीसरा आता है यूज ऑफ फ्लोरेसेंट प्रोब इन परमिएबलाइज्ड सेल। सबसे पहली बात, हम परमिएबलाइज सेल्स को यूज ही नहीं करेंगे, इसको तो बिल्कुल खत्म कर दीजिए। क्यों? सेल्स हो गई हैं डेड, हमें क्या करना है, लिविंग चाहिए, तो पहला ऑप्शन आपने एलिमिनेट ये कर दिया। यूज ऑफ ऑर्गेनेल स्पेसिफिक फ्लोरेसेंट प्रोब बाय क्रायो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी। पहली बात, क्रायो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी में कोई प्रोब यूज नहीं होता। दूसरी बात, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में कोई भी आप सैंपल यूज करोगे तो वो होगा डेड। ये दोनों तो डेड की वजह से खत्म हो गए। दूसरी बात आपसे कहा गया है कि फ्लोरेसेंट प्रोब स्पेसिफिक फॉर ऑर्गेनेल यूज करेंगे, या ऑर्गेनेल स्पेसिफिक फ्लोरेसेंट प्रोब के साथ साथ आप एंटीबॉडी को इंजेक्ट करेंगे, वो उस प्रोब से जाके जुड़ेगा और फिर वो फ्लोरेसेंस देगा लिविंग सेल्स में। ये आंसर हमारा ज़्यादा अप्रोप्रिएट है एज कम्पेयर टू दिस, ठीक है जी। क्योंकि अगर आप प्रोब ऐड करोगे तो आपको उसके लिए एंटीबॉडी देनी पड़ेगी, और जब आप एंटीबॉडी दोगे तो उसके लिए सेल को पहले डेड करना पड़ेगा, फिक्स करना पड़ेगा। सो दिस इज व्हाई दिस ऑप्शन इज रॉन्ग, बी इज द करेक्ट आंसर। अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, इन ऑर्डर टू विजुअलाइज द इंट्रासेलुलर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ अ सेल वन कैन यूटिलाइज वेरियस माइक्रोस्कोपी बेस्ड टेक्निक्स। अगर हम इंट्रासेल्युलर ऑर्गेनाइजेशन सेल का चेक करना चाहते हैं तो उसके लिए बहुत सारी माइक्रोस्कोपी बेस्ड टेक्निक को यूटिलाइज कर सकते हैं। यहाँ बहुत सारी टेक्निक्स आपको दी गई हैं। डिफरेंशियल इंटरफेरेंस कंट्रास्ट यानी कि DIC माइक्रोस्कोपी, फेज कंट्रास्ट माइक्रोस्कोपी, डार्क फील्ड माइक्रोस्कोपी, एपीफ्लोरेसेंस माइक्रोस्कोपी, स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन, ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन, कॉन्फोकल माइक्रोस्कोपी। आपको यहाँ पर 7 डिफरेंट टाइप के माइक्रोस्कोपी के नेम्स दे रखे हैं, और ये कहा है कि इन सब से आप इंट्रासेल्युलर ऑर्गेनाइजेशन को चेक कर सकते हैं। which of the above mentioned microscopes can be used to study the intracellular dynamics using live cell imaging? पहली बात, जैसे ही लाइव सेल इमेजिंग की हमने इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप को एलिमिनेट कर देना है, सीधे सीधे हटा देंगे, हम एलिमिनेट कर देंगे जहाँ पर भी हमारा इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप था, यानी ये खत्म, ये खत्म। अब देखिए बच्चा, A, B, C, D,
एन जी, कहीं पर हमें दे रखा है ए बी सी डी एन जी, ये हो गया हमारा आंसर। सिर्फ हमारा एक काम था, हमें केवल इन दो को खत्म कर देना था, बाकी हमारा आंसर सीधा सीधा था, क्योंकि इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के लिए सेल्स को करना पड़ता है डेड। अगले क्वेश्चन पर आते हैं हम लोग। क्वेश्चन कह रहा है हमारा, द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी ऑफ एनी माइक्रोस्कोप इज इट्स पावर ऑफ रिजोल्यूशन, सो विच इज न्यूमेरिकली इक्विवेलेंट टू डी, विच इज मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन टू डिस्टिंग्विशेबल ऑब्जेक्ट्स। डी किस पर डिपेंड करता है? 3 पैरामीटर पे डिपेंड करता है। एंगुलर अपर्चर, एंगुलर अपर्चर इज साइन एल्फा, ए लिखा है यहाँ पर, मतलब साइन एल्फा, साइन एल्फा। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एंड वेवलेंथ लैम्डा। बिलो आर गिवन ऑप्शन टू इंक्रीज द रिजोल्यूशन ऑफ माइक्रोस्कोप। अब बताइए, मैंने आपको बिल्कुल क्लियरली आंसर दे रखा है, 0.61 लैम्डा डिवाइडेड बाय एन साइन एल्फा। हमें क्या करना होगा? डी को इंक्रीज करने के लिए 3 पैरामीटर, लैम्डा डिक्रीज कर दो, एन इंक्रीज कर दो, एंड एल्फा को इंक्रीज कर दो। क्या दिया हुआ है? डिक्रीज द वैल्यू ऑफ लैम्डा और इंक्रीज आइदर एन और एल्फा टू इम्प्रूव रेजोल्यूशन। सही बात है, ये हमारा बन रहा है, हमारा आंसर समझ में आ रहा है, ये तो जी बिल्कुल करेक्ट है। दूसरा, मूविंग द ऑब्जेक्ट लेंस क्लोजर टू द स्पेसिमेन विल डिक्रीज साइन एल्फा एंड इम्प्रूव द रिजोल्यूशन। जब भी साइन एल्फा डिक्रीज होगा तो हमारा रिजोल्यूशन इम्प्रूव नहीं होगा बल्कि कम हो जाएगा, रिटार्ड हो जाएगा। ठीक है, रिटार्ड हो जाएगा, कम हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। सो बी हमारा जहां पर भी है वो हो गया रॉन्ग, बी हो गया रॉन्ग। अगला ऑप्शन, यूजिंग अ मीडियम विद हाई रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बिटवीन स्पेसिमेन एंड ऑब्जेक्टिव लेंस टू इम्प्रूव द रिजोल्यूशन। आप लोगों ने देखा होगा कई बार हम लोग लेंस में और स्लाइड के बीच में एक ऑयल का यूज़ करते हैं अपनी 100x लेंस को यूज़ करने के लिए लाइट माइक्रोस्कोपी में, क्योंकि 100 उस जो ऑयल का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है और जो हमारे ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, इट इज़ ऑलमोस्ट इक्वल, जिसके कारण उसका जो भी आपको इमेज मिलती है वो बाहर नहीं जाती, बिल्कुल ऑब्जेक्टिव लेंस पे पड़ती है। इसलिए ये वाला आंसर हमारा बिल्कुल करेक्ट है कि अगर हम हाई रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जैसे ऑयल का यूज़ स्पेसिमेन यानी स्लाइड और ऑब्जेक्टिव लेंस के बीच में करें तो हमें एक अच्छा रेजोल्यूशन मिलेगा। करेक्ट। डी कह रहा है इंक्रीज द वेवलेंथ ऑफ द इंसिडेंट लाइट टू इम्प्रूव रेजोल्यूशन, हमें डिक्रीज करनी है। सो ए एंड सी करेक्ट है, ये हो गया करेक्ट, बाकी सारे रॉन्ग। करेक्ट। अगले क्वेश्चन पर आते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, यू विश टू लोकलाइज अ गिवन जीन प्रोडक्ट एट सबसेलुलर लेवल्स फॉलोइंग इम्यूनोफ्लोरेसेंस स्टेनिंग। Routine microscopy could not resolve whether the gene product is localized inside the nucleus or on the nuclear membrane. हमने एक जीन प्रोडक्ट को यानी एक प्रोटीन के सब सेलुलर लेवल को चेक करना है, यानी वो सेल के किस पार्ट में जा रही है। जो रूटीन हमने माइक्रोस्कोपी की उससे ये समझ में नहीं आया कि वो जो भी प्रोटीन है वो न्यूक्लियस के अंदर रहती है या न्यूक्लियस के मेम्ब्रेन पर रहती है। तो इनमें से कौन सी ऐसी टेक्निक है जिससे हम बहुत ही बेहतर तरीके से बिना किसी परेशानी से उसको रिजॉल्व कर लेंगे। पहला आता है सेक्शनिंग ऑफ सेल फॉलोड बाय फेज कंट्रास्ट माइक्रोस्कोपी। सेल को सेक्शन कर लें, फिर उसके बाद उसकी फेज कंट्रास्ट माइक्रोस्कोपी करें। रॉन्ग है, क्योंकि हमने फ्लोरेसेंस स्टेनिंग कर ली। जैसे ही हमने कह दिया फ्लोरेसेंस स्टेनिंग कर ली, हमें फेज कंट्रास्ट की जरूरत पहली बात नहीं है और उसमें सेक्शनिंग होती भी नहीं है। दूसरा लिखा हुआ है, ए हमारा हो गया रॉन्ग, यानी ये भी रॉन्ग, ये भी रॉन्ग। अब बचते हम इस पे, ए स्टिमुलेशन ऑफ 3D पिक्चर फॉलोइंग कॉन्फोकल माइक्रोस्कोप। कॉन्फोकल माइक्रोस्कोप एक बेहतरीन रेजोल्यूशन देती है, बहुत ही अच्छा रेजोल्यूशन देती है। सभी फ्लोरेसेंस माइक्रोस्कोप में आपका ये आगे आती है, तो ये तो बिल्कुल सही है। ऑप्टिकल सेक्शनिंग एंड ऑब्जर्विंग ईच सेक्शन, ये भी इसी का पार्ट है। कॉन्फोकल माइक्रोस्कोप से 3D इमेजिंग और ऑप्टिकल सेक्शनिंग होती है और हर सेक्शन को अलग अलग आप ऑब्जर्व कर सकते हो। तो कोई प्रोटीन न्यूक्लियस के अंदर है या न्यूक्लियस की मेम्ब्रेन पर है वो यहाँ से पता चल सकता है। नेक्स्ट आता है फ्रीज फ्रैक्चर फॉलोइंग बाय, भाई मैंने आपको बताया था ये तो आप बिल्कुल नहीं कर सकते हो, क्योंकि जब आपने कह दिया फ्लोरेसेंस का यूज़ किया है तो फ्लोरेसेंस में ये आएगा ही नहीं। ये हो गया हमारा रॉन्ग, यानी आंसर हो गया बी एंड सी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है द स्पेशियो टेम्पोरली डिटेक्ट द लोकलाइजेशन ऑफ टू प्रोटीन्स ए एंड बी यूजिंग कॉन्फोकल माइक्रोस्कोप। द इन्वेस्टिगेटर प्लान्स टू यूटिलाइज अ फ्यू फ्लोरेसेंट प्रोटीन एक्स वाई जेड एंड टी।
आप किसी प्रोटीन की, कोई दो प्रोटीन है, एक प्रोटीन ए है एक प्रोटीन बी है, ये दोनों एक दूसरे के कितना क्लोज रिलेटेड है, कहाँ पर लोकेटेड है, स्पेशियो टेम्परली, मतलब एक दूसरे के कितना पास लोकेटेड है या दूर लोकेटेड है, उसके लिए एक प्रोटीन को एक प्रोटीन, एक ए प्रोटीन ली, एक बी प्रोटीन ली, इनको कुछ फ्लोरेसेंट प्रोटीन से टैग किया जिनका एक्साइटेशन और एमिशन स्पेक्ट्रम दिया गया था। एक्साइटेशन स्पेक्ट्रम और एमिशन स्पेक्ट्रम, एक्साइटेशन स्पेक्ट्रम अक्सर कम होता है, एमिशन स्पेक्ट्रम ज़्यादा होता है। तो जितने वेवलेंथ पर कोई प्रोटीन एक्साइट होती है उससे ज़्यादा वेवलेंथ वो एमिट करती है। कम वेवलेंथ, इसको आप ऐसे समझिए कि कम वेवलेंथ अगर कम होगी तो उसकी एनर्जी हाई होगी, वेवलेंथ अगर ज़्यादा होगी तो उसकी एनर्जी कम होगी। ऑब्वियस सी बात है, अगर हमें किसी को एक्साइट करना है तो हमें हाई एनर्जी देनी होगी। हाई एनर्जी मतलब कम लैम्डा, जैसे कि ये 400 पर आपकी एक्स जो है वो एक्साइट हो जा रही है, लेकिन ये 450 की वेवलेंथ एमिट कर रही है, 450 से ज़्यादा। आपसे ये पूछा गया है विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस कंप्राइजेज अ फ्लोरेसेंट पेयर, एक ऐसा पेयर जो कि आपको ऐसे एक्सपेरिमेंट में बिल्कुल बेहतरीन है जहाँ पर दो फ्लोरेसेंट प्रोटीन है ए और बी। इसको आप ऐसे समझिए, ए है, इसके ऊपर एक फ्लोरेसेंट टैग है, बी है, इसके ऊपर दूसरा फ्लोरेसेंट टैग है, ए एंड बी। तो इन दोनों के बीच में जो अलग अलग टैग हैं आपके, वो इस प्रकार के होने चाहिए कि इसका जो एमिशन स्पेक्ट्रम है ए का, ए के लिए जो भी टैग है, इसका एमिशन स्पेक्ट्रम इस वाले के एक्साइटमेंट के लिए ज़रूरी होना चाहिए, मतलब इसके एक्साइटेशन के लिए होना चाहिए। मतलब ये कि जितना ये एमिट करे उससे ये वाला वो हो जाए, एक्टिवेट हो जाए। तो ऐसा क्या हो सकता है, देखिए एक्स है वो 450 की वेवलेंथ एमिट करता है, 450 से ज़्यादा की एमिट करता है। दूसरा अगर हम यहाँ y ले लेते हैं तो y हमारा 450 पे एक्साइट हो रहा है, x अगर ये 450, बल्कि ये 450 से ज़्यादा की एमिट कर रहे हैं, 450 से कम है, यानी x एंड y का कॉम्बिनेशन नहीं हो सकता। अब क्या हो सकता है, z पर आ जाते हैं। देखिए x से एक्साइट होता है, ये आपका एमिट कर रहा है 450, और जो आपका z है वो 450 से ज़्यादा ये एमिट कर रहा था, और ये आपका 500 पर क्या हो रहा है, एक्टिवेट हो रहा है। ये देखिए, इसको ऐसे समझेंगे, ये यहाँ से गया और यहीं पर इसका एक पॉइंट ये भी आ रहा है। तो जिस समय ये अपनी एनर्जी दे रहा है, ये वाला जो जेड प्रोटीन है ये अपनी एनर्जी ले सकता है, ठीक है, ऐसा वाला सीन। ठीक, ओके, क्या ये इससे एक्टिवेट होके Z पे आ रहा है, तो Z को एक्टिवेट करने के लिए आपको चाहिए 500, और ये आपका 450 एनर्जी मिल रही है। 450 से 500 वाला एक्साइट नहीं हो सकता है। दूसरा वाला अगर हम बात करें, यहाँ पर Y की बात करेंगे, Y अगर हम Y से लें तो Y आपका, Y हमारा लगभग 400 से 500 के बीच में एमिट कर रहा है, और Z आपका इसी रेंज में एक्टिवेट हो रहा है। तो बेस्ट ऑप्शन हमारे लिए Y एंड Z का बनता है। Y एंड Z का क्यों बन रहा है, क्योंकि Y लगभग अगर हम कहें 480 नैनोमीटर की वेवलेंथ को एमिट कर रहा है, 480 की वेवलेंथ को एमिट कर रहा है, और जो दूसरा हमारा Z है, Z हमारा लगभग 480 से 490 के बीच की वेवलेंथ से एक्साइट हो जा रहा है, इसलिए आंसर शुड बी Y एंड Z। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर आते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग टेस्ट इज नॉट सूटेबल फॉर इम्यूनोसाइटोकेमिकल स्टडीज ऑफ पैथोजन। इम्यूनोसाइटोकेमिकल स्टडीज के लिए इनमें से कौन सा टेस्ट बिल्कुल भी सूटेबल नहीं है? पहला इम्यूनोफ्लोरेसेंस। इम्यूनोफ्लोरेसेंस से क्या होता है कि आपने पैथोजन को टैग करना है, तो आपने क्या किया, फ्लोरेसेंट लेबल्ड एंटीबॉडी यूज़ कर ली। यहाँ पर कोई फ्लोरेसेंट लेबल्ड है, वो एंटीबॉडी यूज़ की, पैथोजन से जाके जुड़ेगी, फ्लोरेसेंस आ जाएगा, तो हम इसे यूज़ कर सकते हैं। इम्यूनोपेरोक्साइड, पेरोक्साइडेज क्या करेगा, पैथोजन को किल करने की कोशिश करेगा।
पैथोजन को किल करने की कोशिश करेगा, किल हो जाएगा, रिएक्शन हो जाएगी, मतलब ये भी पॉसिबल है। इम्यूनो इलेक्ट्रोफोरेसिस एंड इम्यूनो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी। इम्यूनो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी में आप उसको लेबल कर देते हो और फिर उसके बाद उसकी स्टडी करते हो, लेकिन यहाँ पर लिखा है इम्यूनो इलेक्ट्रोफोरेसिस। इम्यूनो इलेक्ट्रोफोरेसिस में हम जो भी कंटेंट होता है उसको हम आइसोलेट करते हैं। तो जो भी प्रोटीन कंटेंट होगा, डीएनए कंटेंट होगा, आरएनए कंटेंट होगा, उसको हम क्या करेंगे, उसको हम पहले एक्सट्रैक्ट कर लेंगे। जब हम उसको एक्सट्रैक्ट करेंगे तब जाके हम उसे एंटीबॉडी से अटैच कराते हैं, तब जाके इम्यूनो इलेक्ट्रोफोरेसिस होती है। यहाँ लिखा है साइटोकेमिकल, साइटो का मतलब इनसाइड सेल, सेल के अंदर हम इसको स्टडी नहीं कर रहे, इसलिए ये वाला हो गया रॉन्ग, आंसर हो गया सी। अगले क्वेश्चन पर हम आते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, विच वन ऑफ द फॉलोइंग माइक्रोस्कोपिक टेक्निक्स इज बेस्ट सूटेड टू विजुअलाइज द टोपोलॉजी एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन ऑफ द सेल मेम्ब्रेन। जब भी हम बात करते हैं सेल की ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन को जानने की, यानी कि इस तरीके की प्रोटीन है जिसमें बीच में ऐसे करके आपकी सेल्स हो सकती हैं, ठीक है। 2-3 तरीके की प्रोटीन्स होती है, जैसे कि ये दोनों क्या हो गई, पेरिफेरल प्रोटीन, ये भी पेरिफेरल है, ये भी पेरिफेरल है। ये आपकी होती है इंटीग्रल प्रोटीन या फिर ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन। अब ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन में स्कैनिंग अगर हम करते हैं तो ये वाला सरफेस आ सकता है, इनसाइड आउट कर लेते हैं तो इस सरफेस को भी देख सकते हैं, लेकिन बीच का पार्ट रह जाता है। इस बीच के पार्ट को रह जाने के लिए हम लोग करते क्या है, इसको पहले हम करते हैं फ्रीज। पहले हम इसको फ्रीज कर लेते हैं, फ्रीज करने से ये जम जाता है क्रायो प्रिजर्वेशन में। फ्रीज करने के बाद हम इसको कर लेते हैं फ्रैक्चर। फ्रैक्चर का मतलब इसके हम 2 पार्ट कर लेते हैं, एक ये एक ये। तो या तो कोई मेम्ब्रेन में इस तरीके से एक प्रोटीन चली गई, इस तरीके से एक प्रोटीन चली गई, ये सरफेस की प्रोटीन है। एक प्रोटीन आपकी इधर पार्ट, अब क्या हुआ, जो भी मेम्ब्रेन का पार्ट है वो इस तरीके से रह गया। अब जो भी मेम्ब्रेन के अंदर वाला पोर्शन है ये प्रोटीन, या फिर आपके जो मेम्ब्रेन का ये वाला पोर्शन है, इस प्रोटीन को अगर हम स्टडी कर सकते हैं तो फ्रीज फ्रैक्चर टेक्निक से कर सकते हैं। थिन सेक्शन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी से आपकी सारी मेम्ब्रेन कट जाएगी, सेल के अंदर का पोर्शन दिखाई देगा, लेकिन आपको सेल की मेम्ब्रेन का अंदर वाला पार्ट नहीं दिखेगा। यहाँ पे भी नहीं, स्कैनिंग में केवल ऊपर ऊपर की चीजें दिखती हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, फ्लोरेसेंस माइक्रोस्कोपी इज बेस्ड ऑन एबिलिटी ऑफ सर्टेन मॉलिक्यूल्स टू। फ्लोरेसेंस माइक्रोस्कोपी में कुछ मॉलिक्यूल को कुछ करने की क्या होती है, पॉसिबिलिटी होती है। क्या, पहला अगर हम देखें, कॉन्टिन्यूसली एमिट लाइट ऑफ कांस्टेंट वेवलेंथ। कोई मॉलिक्यूल एक कांस्टेंट वेवलेंथ की लाइट हमेशा कांस्टेंटली एमिट करता रहता है। बिल्कुल नहीं, ऐसा नहीं होता इसमें। एब्जॉर्ब लाइट ऑफ मैनी डिफरेंट वेवलेंथ नहीं, एक बहुत, अभी हमने देखा था XYT में, XYZT में हम लोगों ने देखा था कि हर एक प्रोटीन एक डिफरेंट वेवलेंथ को एब्जॉर्ब कर लेती, तो एक गिवन वेवलेंथ को एब्जॉर्ब करते हैं और फिर लाइट एक लॉन्गर वेवलेंथ की एमिट करते हैं। करेक्ट है, यहाँ पर लिखा है शॉर्टर वेवलेंथ, तो ये हो गया हमारा रॉन्ग। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। बाइंडिन इज अ प्रोटीन दैट इज एक्सप्रेस्ड इन द टिप ऑफ स्पर्म हेड एक्रोसोम एंड इज इम्पॉर्टेंट फॉर स्पर्म एंड एग इंटरैक्शन। बाइंडिंग एक ऐसी प्रोटीन है जो स्पर्म के हेड यानी एक्रोसोम के ऊपर, एक्रोसोम के अंदर एक्सप्रेस होती है। इसका मेन काम है स्पर्म और एग के इंटरैक्शन में इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करना। इसका जो डिस्ट्रीब्यूशन पैटर्न है वो स्पर्म के मैचुरेशन के टाइम पे चेंज होता रहता है, यानी कि ये जो बाइंडिंग प्रोटीन है कहाँ पर रहेगी ये इसके मैचुरेशन पर डिपेंड करता है, स्पर्म के मैचुरेशन पर डिपेंड करता है। So which one of the following methods may be used to monitor the expression pattern of binding in the simple light microscope? Simple light microscope, living microscope, कौन सा हमारा आंसर हो सकता है, कौन सा हमारा आंसर बन सकता है? पहला अगर हम देखते हैं, अगर हम सिंपल लाइट माइक्रोस्कोप की बात करेंगे, आंसर सीधा सीधा है हमारे पास फेज कंट्रास्ट माइक्रोस्कोप। फेज कंट्रास्ट में हम लिविंग सेल की मतलब मॉनिटरिंग कर सकते हैं। नोमास की कंट्रास्ट माइक्रोस्कोप में, इम्यूनो में तो बिल्कुल नहीं कर सकते हैं, राइट। बेस्ट आंसर विल बी सिंपल में आपका आता है फेज कंट्रास्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहे हैं हम, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज यूज टू स्टडी द स्ट्रक्चरल डिटेल्स ऑफ बायोलॉजिकल टिश्यूज यूजिंग फ्रीज फ्रैक्चर टेक्निक। अभी मैंने आपको बताया था फ्रीज फ्रैक्चर टेक्निक में क्या होगा, बेसिकली टेम होती है, ठीक है, टेम से सेम होती है स्कैनिंग इलेक्ट्रॉनिक। सरफेस का स्ट्रक्चर देखते हैं ना हम लोग, इस तरीके के पार्ट आ गए, दूसरी वाली में ये वाले पार्ट आ गए,
तो अभी हमें क्या करना है, इसको स्कैन करना है कि ये कैसा है। वो जो स्कैनिंग पार्ट आया इसको हम स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से देख सकते हैं। ओके, सो कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट इज फॉर आइडेंटिफाइंग द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अ स्पेसिफिक प्रोटीन इन अ टिश्यू which one of the following types of immunofluorescence microscope methods has attained the highest level of resolution। पूछा जा रहा है कि अगर हम किसी स्पेसिफिक प्रोटीन का डिस्ट्रीब्यूशन सेल के अंदर, टिश्यू के अंदर देखना चाहते हैं तो इनमें से कौन सी टाइप की माइक्रोस्कोपी बेस्ट रहेगी आपके लिए इम्यूनोफ्लोरेसेंस में। तो इसका आंसर रहेगा, एक तो है आपका इनडायरेक्ट इम्यूनो एसे, रॉन्ग। कॉन्फोकल माइक्रोस्कोपी, कॉन्फोकल माइक्रोस्कोपी नहीं है, इधर रहेगा कॉन्फोकल माइक्रोस्कोपी, इसके साथ साथ डीकॉन्वुलेशन। डीकॉन्वुलेशन से बेटर आपको रिजल्ट मिलते हैं। वाइड एंगल माइक्रोस्कोपी नहीं यूज करते हम लोग, क्योंकि फ्लोरेसेंस यूज करेंगे, यहाँ पे कॉन्फोकल माइक्रोस्कोपी आएगी। डीकॉन्वुलेशन की वजह से आपको रेजोल्यूशन हाई मिल जाता है। सो आंसर विल बी सी। क्लियर। अगले क्वेश्चन पर आते हैं हम लोग। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर आते हैं। द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी ऑफ एनी माइक्रोस्कोप इज इट्स रेजोल्यूशन। सो विच वन ऑफ द फॉलोइंग वेवलेंथ would be used to achieve the best resolution using a light microscope with lenses having numerical aperture of 1.4। अगर हमारा numerical aperture 1.4 है, हम कौन सी लैम्डा का यूज़ करेंगे। ऑब्वियस सी बात है, अगर हमें रेजोल्यूशन इंक्रीज करना है हमें लैम्डा कम करनी होगी। सबसे कम लैम्डा किसकी है, ए की। सो आंसर विल बी ए। समझ आया। मैंने आपको बताया था लैम्डा कम एन ज़्यादा, बस तीन चीज़ें देखनी होती हैं, और एल्फा या थीटा शुड बी हाई। तीन चीज़ों को देखना है। लैम्डा यहाँ सबसे कम वाला हमारा करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है फेरेटिन टैग्ड एंटीबॉडी कैन बी विजुअलाइज थ्रू। फेरेटिन टैग्ड एंटीबॉडी को हम किससे विजुअलाइज कर सकते हैं। सो फेरेटिन टैग को हम कर सकते हैं इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी से। अगला बनते हैं हम लोग इन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी detect some specific macromolecule or structure such as spindle pole body. The frequently used procedure is to couple secondary antibody with। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी में हम स्पिंडल पोल बॉडी को टैग करने के लिए सेकेंडरी एंटीबॉडी का यूज़ करते हैं। कौन सा चीज़ हम क्या करेंगे, मतलब जब भी हम लोग यहाँ पर यूज़ करते हैं इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी में, तो जनरली हम लोग गोल्ड पार्टिकल का यहाँ पे यूज़ करते हैं। ठीक है, आंसर विल बी गोल्ड पार्टिकल। ये दोनों आपके फ्लोरेसेंट डाइज है जो कि यहाँ यूज़ नहीं होते। ऑस्मियम टेट्राऑक्साइड यहाँ पर हम सेकेंडरी एंटीबॉडी के लिए नहीं यूज़ करते, गोल्ड आप यूज़ करते हो। एक तो ये बहुत ही ज़्यादा क्या है, इनर्ट पार्टिकल है, और इसकी वजह से आपको कंट्रास्ट बेटर मिलता है। अगला आता है इन एन ऑयल इमर्शन माइक्रोस्कोप। ऑयल इमर्शन माइक्रोस्कोप के अंदर अ ड्रॉप ऑफ ऑयल मस्ट बी प्लेस्ड विद इन बोला गया है ऑयल इमर्शन माइक्रोस्कोप में एक ड्रॉप ऑयल की टिप ऑफ ऑब्जेक्टिव लेंस एंड स्पेसिमेन के बीच में रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि ऑयल रिड्यूसेस द न्यूमेरिकल अपर्चर फॉर द ऑब्जेक्टिव लेंस। भाई अपने को क्या चाहिए, न्यूमेरिकल अपर्चर शुड बी हाई, लैम्डा शुड बी लो, एंड एन यानी रिफ्रेक्टिव इंडेक्स शुड बी हाई। अगर हमारा न्यूमेरिकल अपर्चर रिड्यूस हो जाएगा तो हमारा आंसर नहीं आएगा। तो ए वाले पहले हमने कर दिए गलत। अब आते हैं बी। इंक्रीजेस द न्यूमेरिकल अपर्चर, करेक्ट है। प्रिवेंटिंग लाइट फ्रॉम बेंडिंग यानी रिफ्लेक्शन एज इट पासेस थ्रू द स्पेसिमेन। देखिए जब हमारा ये लेंस है, ये यहाँ पर हमारा स्पेसिमेन रखा है, यहाँ इसकी कवर स्लिप हो सकती है। ठीक है, बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं होगा, जस्ट आपको दिखाने के लिए मैंने इसे किया। यहाँ हमारा लेंस है, ओके, ये हमारा लेंस है। तो इसके बीच का जो पोर्शन है, इस जगह पर हमें ऑयल रखना पड़ता है। जब हम ऑयल रखेंगे तो क्या होगा, यहाँ से आने वाली जो भी लाइन है, यहाँ से जो निकलने वाली रेज हैं, वो ऐसे करके बाहर नहीं जा पाएंगी, क्योंकि क्या है ना, वो बेंड नहीं हो पाएंगी, वो सीधे अंदर पहुँचेंगी। अंदर पहुँचेंगी तो हमें यहाँ पे प्रॉपर उसका रेजोल्यूशन दिखाई दे पाएगा। सो हमारा बेंड नहीं होने देती, करेक्ट है। इम्प्रूव्स द रिजॉल्विंग पावर बाय अ फैक्टर ऑफ 1/n। n इज द रिफ्रेक्टिव इंडेक्स ऑफ द ऑयल। रिजॉल्विंग पावर को
एन के 1/n के फैक्टर से इंक्रीज कर देते हैं, करेक्ट है। जब एन आपका हाई होगा तो रिजॉल्विंग पावर आपकी इंक्रीज हो जाएगी, ये भी करेक्ट है। सो बी सी डी सब करेक्ट है, ये वाले हो गया। अगले क्वेश्चन पर आते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा बोल रहा है कि एन ऑब्जर्वेशन वॉज मेड अंडर अ कंपाउंड माइक्रोस्कोप यूजिंग लाइट ऑफ 500 नैनोमीटर वेवलेंथ। आपने कंपाउंड माइक्रोस्कोप यूज किए, 500 लैम्डा आपको 500 नैनोमीटर दे दिया गया है, ठीक है जी। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी आपको दे दिया गया है, एन की वैल्यू है आपकी 1.5 और साइन एल्फा की वैल्यू भी आपको दे दी गई है, दैट इज 0.94। लिमिट ऑफ रिजोल्यूशन बताना है माइक्रोस्कोप का। सो डी इज इक्वल टू 0.61, लैम्डा की जगह हम कर लेंगे 500 डिवाइडेड बाय एन की जगह आ गया 1.5 इंटू 0.94, ठीक है जी। जब आप इसको पूरा डिवाइड करते हैं तो क्या आंसर आता है? ओके, जब आप इसको पूरा सॉल्व करेंगे तो आंसर विल बी, पूरा जब हम सॉल्व करते हैं तो पूरा इसका आंसर ओके साइन एल्फा क्या था, साइन एल्फा 0.94। तो पूरा आप इसको सॉल्व करेंगे तो आंसर विल बी 0.216, ठीक है आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं अपन। Specimen for light microscope are commonly fixed with a solution containing chemicals that cross-link or denature cellular construct। आप किसी स्पेसिमेन को लाइट माइक्रोस्कोपी के लिए तैयार कर रहे हैं और उसको फिक्स करने के लिए आपको ऐसे केमिकल्स की रिक्वायरमेंट है जिनकी वजह से जो भी सेल के कॉन्स्टिट्यूएंट होते हैं वो डीनेचर हो जाते हैं। जो कॉमनली यूज्ड फिक्सेटिव हैं, जो कॉमनली हम यूज़ करते हैं वो होते हैं फॉर्मेल्डिहाइड, मेथनॉल। ये फॉर्मेल्डिहाइड और मेथनॉल कई तरीके से एक्ट कर सकते हैं, जैसे कि नंबर 1, फॉर्मेल्डिहाइड क्रॉस लिंक कर सकते हैं अमीनो ग्रुप को ऑन एडजेसेंट मॉलिक्यूल सच एज दैट स्टेबलाइजेज द प्रोटीन एंड प्रोटीन न्यूक्लिक एसिड इंटरैक्शन। सो पहला हम बोल रहे हैं कि जो फॉर्मेल्डिहाइड है वो अमीनो ग्रुप के साथ इंटरैक्ट करते हैं बराबर वाले मॉलिक्यूल के साथ और एक प्रोटीन और प्रोटीन न्यूक्लियोटाइड इंटरैक्शन बनाते हैं, सही बात है। दूसरा आता है मिथेनॉल, डीनेचरिंग फिक्सेटिव का काम करते हैं, रिड्यूस करते हैं, सॉल्युबलाइज जो भी सॉल्युबलाइजेशन होता है प्रोटीन का वो कम हो जाता है और हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शन कम हो जाते हैं, ये भी सही है। फॉर्मेल्डिहाइड क्रॉस लिंक करते हैं लिपिड टेल्स को, ये रॉन्ग है। फॉर्मेल्डिहाइड प्रोटीन को प्रोटीन मॉलिक्यूल को आपस में जोड़ देते हैं या न्यूक्लिक एसिड के साथ जोड़ते हैं, लिपिड के साथ इंटरेक्ट नहीं करते। मिथेनॉल न्यूक्लिक एसिड के ऊपर एक्ट नहीं करता है, वो प्रोटीन के ऊपर एक्ट करता है और उसकी सॉल्युबिलिटी को कम करता है, ये भी रॉन्ग है, आंसर हो गया डी करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। द प्रिंसिपल फॉर फॉर्मेशन ऑफ इमेज इन फेज कंट्रास्ट माइक्रोस्कोप। फेज कंट्रास्ट माइक्रोस्कोप के अंदर आपका मतलब इमेज बनने का प्रिंसिपल क्या है? पहला आता है इंटरफेरेंस, तो ये आपका आता है डिफरेंशियल इंटरफेरेंस कंट्रास्ट माइक्रोस्कोपी के अंदर। डीआईसी के प्रिंसिपल में इंटरफेरेंस है, इसमें नहीं। निगेटिव स्टेनिंग ऑफ द माइक्रोस्कोप, निगेटिव स्टेनिंग आपकी होती है इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में, स्पेशली टेम में। फिर आता है फ्लोरेसेंट प्रोब, कभी भी यूज नहीं होते, ये आपके फ्लोरेसेंट माइक्रोस्कोपी के अंदर यूज होता है। एनहांसिंग कंट्रास्ट बाय डिफरेंशिएटिंग द चेंज इन फेज ऑफ लाइट, पूरा आंसर आपके सामने था, ये आपका है क्या करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कह रहा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड एज अ सोर्स ऑफ एक्साइटेशन इन द कॉन्फोकल माइक्रोस्कोप। कॉन्फोकल माइक्रोस्कोप में एक्साइटेशन के लिए लेजर बीम का यूज किया जाता है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन बीम का नहीं, इलेक्ट्रॉन बीम का आपका यूज होता है टेम में। अगला क्वेश्चन है माइक्रोस्कोपिक टेक्निक्स यूज फॉर विजुअलाइजेशन ऑफ 3D फ्लोरेसेंट स्ट्रक्चर। कॉन्फोकल आ गया,
जैसे आपका 3D स्ट्रक्चर लाइव की बात करते हैं, लाइव भी आ गई 3D भी आ गई, इट विल बी कॉन्फोकल, लेजर कॉन्फोकल माइक्रोस्कोप। ये दोनों चीज़ें क्या करेंगी, डेड की करेंगी, इसका मतलब है नो फ्लोरेसेंस, सीधी सी बात। आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कह रहा है हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कह रहा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग सेट्स ऑफ टर्म्स इज मैच्ड करेक्टली। फ्लोरेसेंस माइक्रोस्कोप uses of dyes that absorbs and emit light of the same wavelength। रॉन्ग है, ये आपकी एब्जॉर्ब करती है लोअर वेवलेंथ और एमिट करती है हायर वेवलेंथ, ये हो गया हमारा रॉन्ग। अगला, कॉन्फोकल माइक्रोस्कोप यूज ऑफ पिन पॉइंट इल्यूमिनेशन एंड डिटेक्शन अपर्चर। यूज ऑफ पिन पॉइंट इल्यूमिनेशन एंड डिटेक्शन अपर्चर, बी एंड सी आर सेम एंड द करेक्ट आंसर इज बी और सी ओनली। ठीक है, यही करेक्ट है, ये वाला आपका ये या ये कोई भी। गैस क्रोमेटोग्राफी नॉन वॉलेटाइल, भाई गैस का मतलब है वॉलेटाइल, तो ये तो आपका हो गया पूरी तरीके से रॉन्ग, सो ये हो गया रॉन्ग, ये दोनों सेम ही है, बी एंड सी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है इन रेस्टिंग सेल्स प्रोटीन एक्स एंड वाई आर लोकलाइज्ड इन द साइटोसोल अपॉन स्टिमुलेशन विद लिपोपॉलीसेकेराइड, बोथ ऑफ देम आर फॉस्फोराइलेटेड एंड ट्रांसलोकेट टू द न्यूक्लियस। रेस्टिंग सेल्स एक्स और वाई जो है वो साइटोसोल के अंदर है, जब आप स्टिमुलेट करते हैं लिपोपॉलीसेकेराइड से तो दोनों के दोनों प्रोटीन फॉस्फोराइलेट होकर न्यूक्लियस के अंदर चली जाती हैं। You have used antibodies against phosphorylated form of the proteins X and Y, which are conjugated to either green, red or blue dye. Keeping optical aberration of light in mind, which of the following will be the best to visualize X and Y in the nucleus by fluorescence microscopy? अब समझ में पूछा गया है जो रेस्टिंग सेल्स हैं उनके अंदर एक हमारी रेस्टिंग सेल बना लेते हैं, ये हमारी रेस्टिंग सेल है, इसका न्यूक्लियस है, यहाँ पे एक्स प्रोटीन है, वाई प्रोटीन। जब ये नॉर्मली आपके साइटोसोल के अंदर है, जैसे ही इस प्रोटीन के ऊपर कोई भी आप LPS यानी कि लिपोपॉलीसेकेराइड यहाँ पर एंटर कर जाता है, ये एक्स है ये वाई है, न्यूक्लियस के अंदर मूव कर जाते हैं। कैसे, जब ये न्यूक्लियस के अंदर मूव करते हैं तो पहले इनका हो जाता है फॉस्फोराइलेशन, तो इनका फॉस्फोराइलेशन हो गया, फिर ये अंदर मूव करते हैं। अब आप क्या कर रहे हो, जब X फॉस्फोराइलेटेड है या Y फॉस्फोराइलेटेड है तब आप इन दोनों को रेड, ग्रीन या ब्लू डाई से टैग कर देते हैं। ठीक है, जब ये फॉस्फोराइलेटेड है तब आप ऑप्टिकल एब्रेशन का ध्यान रखिए। जैसे कि अगर हम देखें तो विबग्योर से हमें याद रह सकता है विबग्योर। ठीक है, ये वेवलेंथ बढ़ते क्रम में लो टू हाई, ठीक है, लो टू हाई। इस केस में आप इनमें से कौन सा बेस्ट रिजोल्यूशन यूज करोगे एक्स और वाई को स्टडी करने के लिए? ठीक है, इसके लिए आपको बेस्ट रिजल्ट क्या होगा, अगर हम ब्लू और ग्रीन दो को यूज करते हैं तो दोनों एक दूसरे के बहुत क्लोज हैं, ये दोनों ओवरलैप करेंगे, अगर ये दोनों ओवरलैप करेंगे तो आएगी दिक्कत, इसलिए हम ब्लू ग्रीन को यूज नहीं कर सकते। ग्रीन और रेड को करते हैं तो भी हमें दिक्कत आएगी, इसलिए हमारे लिए बेस्ट कॉम्बिनेशन विल बी एंटी रेड एंड एंटी ब्लू, यानी एक दूसरे से बिल्कुल अलग। अगर हम एक ब्लू यूज़ कर लें जो कि इसके एंड तक जाते जाते ख़त्म है इसकी पूरी, इसकी एक्साइटेशन और इसकी एक्साइटेशन में बहुत ज़्यादा अंतर है, तो ब्लू और रेड को अगर हम यूज़ करते हैं तो हमको इनका बेस्ट आंसर मिल जाएगा एकदम अलग। अगर हम दो प्रोटीन को अलग अलग स्टडी करना चाहते हैं सो दिस विल बी द बेस्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आएंगे। इंट्रासेल्युलर पैथोजन लाइक माइकोबैक्टीरिया, साल्मोनेला, लीशमानिया, लिस्टीरिया सर्वाइव इन द मैक्रोफाज बाय मॉड्यूलेटिंग सेल्यूलर होस्ट सेल्युलर मशीनरी। हमारे सेल के अंदर कुछ ऐसे पैथोजेंस होते हैं जो सेल के अंदर रहते हैं, जैसे माइकोबैक्टीरिया, साल्मोनेला, लीशमानिया, लिस्टीरिया। ये होस्ट सेल की मशीनरी को मॉड्यूलेट करते चेंज कर सकते हैं। अगर आप इन इंट्रासेल्युलर पैथोजन का फेट दिखाना चाहते हैं कि ये कहाँ जाएंगे, माइक्रोफाज के अंदर कहाँ जाते हैं, उसके लिए आपने लाइसोट्रेकर रेड डाई का यूज़ किया। लाइसोट्रेकर रेड का यूज़ किया, लाइसो का मतलब ये लेके जाएगा लाइसोसोम के अंदर, ठीक है। एंड इन्फेक्टेड विद GFP लेबल्ड ऑर्गेनिज्म, आपने लाइसोट्रेकर डाई का यूज़ किया है, उससे लेबल किया है सेल्स को और उसको ऐसे ऑर्गेनिज्म से इन्फेक्ट कराया है जिसमें GFP है। सो बेसिकली एक ऑर्गेनिज्म है और इस ऑर्गेनिज्म को रेड कलर से आपने टैग किया हुआ है, ये रेड कलर से हमने कर दिया टैग।
ठीक है जी। इसके बाद इसको आप इन्फेक्ट किससे करा रहे हैं, इसको आप इन्फेक्ट करा रहे हैं एक ग्रीन कलर के ऑर्गेनिज्म से, यानी ये आपका ऑर्गेनिज्म है जिसको आपने ग्रीन कलर से टैग किया। अब ये ऑर्गेनिज्म जहाँ भी जाएगा इस सेल के अंदर, जहाँ भी जाएगा वो आपको पता लग जाएगा। जब आप 2 घंटे बाद देखते हैं, जब सेल्स को आपने 2 घंटे तक इंक्यूबेट कराया 37 डिग्री सेंटीग्रेड पे, फिर सेल्स को फिक्स किया, एंटी ट्रांसफेरिन रिसेप्टर एंटीबॉडी को यूज़ किया, उसको सेकेंडरी एंटीबॉडी के साथ जो कि ब्लू डाई के साथ कॉन्जुगेटेड है उससे आपने चेक कराया, ठीक है। अब उसके बाद सेल को आपने कॉन्फोकल माइक्रोस्कोप से देखा, ठीक है। नाउ ऑब्जर्वेशन आपको क्या मिली, जो जीएफपी लेबल्ड माइकोबैक्टीरिया साल्मोनेला एंड लिस्टीरिया वर लोकलाइज्ड इन द सेम कंपार्टमेंट labeled with blue dyes, whereas GFP leishmania co-localized with the red labeled compartment। जो GFP labeled है वो GFP labeled leishmania वो आपकी रेड लेबल्ड कंपार्टमेंट में आ गए। रेड लेबल्ड कंपार्टमेंट कहाँ से आए थे, लाइसो ट्रैकर से आए थे। अब लाइसो ट्रैकर किसको ट्रैक कर रहा था, लाइसोसोम को ट्रैक कर रहा था, यानी कि हमारा जो लीशमानिया है वो लाइसोसोम के अंदर जाएगा, सीधी सी बात है। यानी हमारा आंसर है लीशमानिया रिजाइड्स इन द लाइसोसोम लाइक कंपार्टमेंट, क्योंकि उसने पूरे उसको किया था ऑर्गेनेल को, लेकिन जिसको लाइसोसोम को ये ट्रैक कर सकता था उसमें गया लीशमानिया, सीधी सी बात। बाकी माइकोबैक्टीरिया हो, साल्मोनेला हो, लिस्टीरिया हो, सबके सब सेम कंपार्टमेंट में थे जो कि ब्लू डाइज से आए। ब्लू डाइज से आए तो लाइसोसोम में नहीं हो सकते क्योंकि लाइसोसोम के लिए रेड डाई का यूज़ किया गया था। लीशमानिया रिजाइड्स इन द कंपार्टमेंट विच बेयर कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अर्ली एंडो, नहीं हमने अर्ली एंडोसाइट के लिए नहीं यूज़ किया था, हमने लाइसोसोम के लिए ट्रैकर यूज़ किया था, ठीक है। ये सब में एक ही चीज़ है, वो साइटोसोल में नहीं गए क्योंकि जिसमें वो गए उसमें ब्लू कंपार्टमेंट था, ब्लू डाई से कंपार्टमेंट आया एंटी ट्रांसफेरिन रिसेप्टर से जो कि एक वेसिकल के अंदर जाएगा, इसलिए ये भी रॉन्ग है। अगला क्वेश्चन है, लेजर बीम पड़ रही है, फोटो डायोड यूज किया गया है और एक सैंपल है, इसमें आपका कैंटिलीवर है विद द टिप एंड पीजो इलेक्ट्रिक स्कैनर है। तो ये किसके बारे में बात हो रही है, देखिए जब भी हम पीजो इलेक्ट्रिक स्कैनर की बात करते हैं तो इधर अपना आ जाता है AFM। AFM बोले तो एटॉमिक फोर्स माइक्रोस्कोपी, एटॉमिक फोर्स माइक्रोस्कोपी, ओके, बाकी कोई नहीं। कैंटिलीवर हम यूज करेंगे, इसमें आएगा AFM। अगला क्वेश्चन आपका आता है, फ्लोरेसेंस माइक्रोस्कोपी इज बेस्ड ऑन द एबिलिटी ऑफ सर्टेन मॉलिक्यूल्स टू एब्जॉर्ब, ये वाला हम कर चुके हैं सीधा सीधा, ये वाला गलत है। एब्जॉर्ब लाइट ऑफ मेनी डिफरेंट, नो। गिवन एंड देन एमिट एट अ गिवन एंड देन एमिट ऑफ लॉन्गर वेवलेंथ, करेक्ट है, ये वाला हो गया रॉन्ग। अगला क्वेश्चन हम कर चुके थे इसलिए आगे बढ़ते हैं। एन ऑयल इमर्शन ऑब्जेक्टिव ऑफ अ लाइट माइक्रोस्कोप हैज न्यूमेरिकल अपर्चर न्यूमेरिकल अपर्चर दे दिया है 1.25 यूजिंग द एबिस इक्वेशन। एबिस इक्वेशन क्या है, D इज इक्वल टू 0.61 लैम्डा डिवाइडेड बाय NA, ये भी हम कह सकते हैं क्योंकि इसमें डायरेक्टली NA दे रखा है। अब इसमें ब्लू लाइट दे रखी है, इसकी वेवलेंथ इतनी है। अब आपको बताना है कि इसमें इसका D कितना होगा, राइट। D की वैल्यू देनी है निकाल के, 0.61 इंटू लैम्डा की वैल्यू है 450 नैनोमीटर डिवाइडेड बाय आप कर लीजिएगा 1.25, ठीक है, आंसर आ जाएगा आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, इसका आंसर आ जाएगा आपका, चेक करके आप लोग बता सकते हैं, वैसे इसका आंसर आ रहा है इंटू 2 रहेगा, ओके। ठीक है, ओके। एबिस इक्वेशन से जब कैलकुलेट करेंगे आंसर कहीं लगभग इसका इधर आ जाएगा 180। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। The next question is, which of the following combinations would improve the resolution of the microscope? Improve किससे होगा,
हाफ एपर्चर इंक्रीज कर देंगे तो हो जाएगा, करेक्ट है। वेवलेंथ डिक्रीज कर देंगे, करेक्ट है। डिक्रीज द न्यूमेरिकल अपर्चर, रॉन्ग है। डिक्रीज द रिफ्लेक्टिव इंडेक्स, रॉन्ग है। सो फर्स्ट एंड सेकंड कहाँ पर है? फर्स्ट एंड सेकंड, ए, करेक्ट। अगले क्वेश्चन पर आते हैं हम लोग। विच वन ऑफ द फॉलोइंग माइक्रोस्कोपिक टेक्निक कैन बी यूज टू स्टडी द कॉन्टोर ऑफ प्रोटीन? प्रोटीन के कॉन्टोर यानी प्रोटीन की अलग अलग लोकेशंस को देखने के लिए हम क्या यूज कर सकते हैं? सेम यूज कर सकते हैं, टेम यूज कर सकते हैं, एफएम यूज कर सकते हैं, या फिर कॉन्फोकल यूज कर सकते हैं। कॉन्टोर ऑफ प्रोटीन का मतलब है कि कहाँ पर कौन सी लोकेशन पर कौन सी प्रोटीन प्रेजेंट है, तो उसके लिए हम कॉन्फोकल यूज कर सकते हैं। डेफिनेटली इनको यूज नहीं करेंगे प्रोटीन की स्ट्रक्चर के लिए। मैच द माइक्रोस्कोप्स इन ग्रुप 1 and their working principles in group 2. Phase contrast, dark field, bright field and electron microscope. Light reaches the specimen only from sides. Uses fluorescent dye. इनमें से कोई भी फ्लोरेसेंट डाई का यूज नहीं करता, तो 2 के साथ तो कोई भी मैच नहीं आना चाहिए। 2 का यहाँ भी है, 2 का यहाँ भी है, 2 का यहाँ भी है, आंसर हो गया हमारा बी। इजी था, ठीक है। फेस कंट्रास्ट, अगर बी की बात करते हैं तो देखिए फेस कंट्रास्ट में डिफरेंस रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में होता है सराउंडिंग मीडियम से, जिसकी वजह से कंट्रास्ट आ जाता है, करेक्ट। डार्क फील्ड, ब्राइट फील्ड एंड इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन में इलेक्ट्रॉन का यूज किया जाता है, एस का 5 यहाँ पर है, पी का 3 यहाँ पर है, केवल यही मैच कर रहा है, इससे भी आ सकता है। दूसरा डार्क फील्ड, डार्क फील्ड में केवल साइड से आती है, जो स्पेसिमेन होता है वो डार्क में दिखाई देता है। ब्राइट फील्ड में आप यूज करते हो डिफरेंस इन कंट्रास्ट बिटवीन स्पेसिमेन एंड देयर सराउंडिंग मीडियम, सो आंसर इज बी। अगला क्वेश्चन देखिए, एन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप हैज हायर रेजोल्यूशन एज कम्पेयर टू लाइट माइक्रोस्कोप। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉन यूज होते हैं, तो इलेक्ट्रॉन का वेवलेंथ लॉन्गर होगा? नहीं, इलेक्ट्रॉन का वेवलेंथ शॉर्ट होगा, करेक्ट। पेनिट्रेट नहीं, डिफरेंट, आंसर हो गया हमारा बी। अगले क्वेश्चन पर आते हैं हम लोग। द माइक्रोस्कोप हैज अ टोटल मैग्निफिकेशन ऑफ 1500x विद एन ऑयल इमर्शन लेंस हैज एन ऑक्यूलर पावर ऑफ। कितनी ऑक्यूलर पावर किसी लेंस की होगी अगर किसी का टोटल मैग्निफिकेशन आपको देके रखा है तो? टोटल मैग्निफिकेशन अगर इतना है ऑयल इमर्शन लेंस का, तो ऑक्यूलर पावर कितनी होगी? ये होगी आपकी 15x, ठीक है। 15x अगर हम यूज़ करेंगे तो जो भी आपका माइक्रोस्कोप का टोटल होगा वो 100 टाइम्स बढ़ जाएगा, सो इट विल बी 100x। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ द इमर्शन ऑयल यूज्ड इन माइक्रोस्कोपी टू अचीव द हायर एजुकेशन इज सेम एज ग्लास, करेक्ट है। सेम एज ग्लास होता है तभी हम उसको यूज़ करते हैं। लास्ट क्वेश्चन हमारा बन रहा है, आई थिंक लास्ट ही है, यस। द रिजॉल्विंग लिमिट ऑफ अ माइक्रोस्कोप इज डिफाइंड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशंस? इन द इक्वेशन D define the resolving limit, lambda is the wavelength of the light source and it's the refractive index, and alpha is the half angle of the objective lens. So क्या आंसर बन रहा है? हमें आंसर पता है 0.61 लैम्डा डिवाइडेड बाय एन साइन एल्फा। हमारा सबसे क्लोज क्या है यहाँ पर? लैम्डा बाई एन है, रॉन्ग है, ये भी रॉन्ग है। सो बचता है 2.5, यहाँ पर एन दे रखा है, यहाँ लैम्डा नीचे, ये भी रॉन्ग है, आंसर हो गया सी। सबसे क्लोज आंसर हमारा ये, ठीक है जी। आई गेस आपको समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच। अगर आपको पसंद आए क्लास तो प्लीज़ मुझे इसका फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। बाकी आपसे मिलते रहेंगे नेक्स्ट क्लास में। सो नेक्स्ट टॉपिक विल बी रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी का कोई टॉपिक हम लोग लेंगे। अभी के लिए अशरफ खैर, शुक्रिया, धन्यवाद, बाय बाय।